देखिए, हम लोग जो टॉपिक के बारे में सीखेंगे आज वो है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड फॉर स्किल अपग्रेडेशन। ठीक है ना। स्किल अपग्रेडेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या जो है सो ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए समय समय पे, जिससे वो आने वाले तकनीक के बारे में समझ सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको मीट कर सके। क्योंकि रैपिडली जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेज हो रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इक्विपमेंट में बदलाव हो रहा है, जो हम लोग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स में चेंजेज हो रहा है, या किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर सेगमेंट्स में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और वो सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है वो सारी टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, तो अपग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस कम्पिटिटिव मार्केट के जो है सो वर्ल्ड में रखना है, तो निश्चित रूप से आपको अपने एम्प्लॉय के ऊपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाहिए। और ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का जो ग्रोथ है उसको तो बढ़ा ही सकते हैं, साथों साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को भी हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर एसेंशियल फॉर स्किल अपग्रेडेशन। जो भी स्किल्स है उस स्किल्स के अपग्रेडेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। आज के समय में टुडेज रैपिडली चेंजिंग इवॉल्विंग वर्क प्लेस, जो भी वर्क प्लेस है उस पे जो है सो बहुत ही तेज़ी से बदलाव विकास हो रहा है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट इन्वेस्ट इन दिस एरिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए इस क्षेत्र में, जिससे ये बात इंश्योर हो सके कि उसका जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहे, तो कम्पिटिटिव रहे और क्या रहे, तो इंगेज्ड रहे। तो चूंकि आपको अगर एम्प्लॉय को कम्पिटिटिव रखना है और इंगेज रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आपको एक्सपेंस करना चाहिए। हियर्स हम लोग कुछ ओवरव्यू देखेंगे कि क्यों, आखिर वाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर नेसेसरी, क्यों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जरूरी है। और स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए, स्किल अपग्रेडेशन आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ पे एक्सपेंस करना होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। और इससे क्या क्या बेनिफिट होगा उसको हम लोग 11 पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग समझते हैं वो क्या है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। बहुत ही तेजी गति से क्या चीज़ में बदलाव हो रहा है, तो तकनीक में बदलाव हो रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा तेजी गति से तकनीक में बदलाव हो रहा है, जिस कारण से हम लोग को क्या रखना है, तो कीपिंग अप विथ इनोवेशंस, मतलब नया नया जो इनोवेशंस हो रहा है उससे हम लोग को टच में रहना है, उसके बारे में सीखते रहना है। तो मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर नए तकनीक के बारे में सिखाना है, उससे अवेयर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। तो क्यों ज़रूरी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, बहुत ही तेज़ी गति से तकनीक में बदलाव हो रहा है। तो कीप अप विथ इनोवेशंस, अगर हमारा एम्प्लॉय जो है सो नए स्किल्स के साथ अपडेट रहेगा, तो जिससे क्या होगा, नए स्किल्स के साथ अगर वो अपडेट होगा तो जो है सो अलग अलग तरीके का इनोवेशंस कर सकता है, जो हमारे फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको क्या कर सके, तो गोल को क्या कर सके, तो मीट कर सके। ठीक। उसके बाद इन्हेंसिंग डिजिटल लिटरेसी, अगर हम लोग अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा, डिजिटली जो है सो लोग जो है सो लिटरेट होंगे। डिजिटल लिटरेसी मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है आप रिकॉर्ड ही रख रहे हैं तो उसका मैनुअली रख रहे हैं, और अगर डिजिटल रख रहे हैं, तो अगर डिजिटल रख रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जो है सो कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगा तो आप अपने रिकॉर्ड को, डेटा को डिजिटली एक्सेस कहीं से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा है, आपने कोई स्टॉक बुक का सॉफ्ट कॉपी रखा है, तो सॉफ्ट कॉपी या फिर एंट्री है कोई एक्सेल पे, तो एक्सेल पे एंट्री है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर कहीं भी ले करके जा सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आप इस पे काम कर सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद कीपिंग अप विथ इनोवेशंस के साथ कैसे टच में रहा जाए। तो ये रैपिड टेक्निकल चेंज के कारण ये जो है सो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तकनीक के
विषय में कि कैसे जो है सो नए नए तकनीक मार्केट में आ रहे हैं। तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के अंतर्गत क्यों जो है सो ये ज़रूरी है, क्योंकि तकनीक में बदलाव हो रहा है, इसीलिए हम लोग को इनोवेटिव रहना है, नए नए तकनीक को समझना है। इसके लिए ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है। इन्हेंसिंग डिजिटल लिटरेसी, जिससे डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगा, और डिजिटल लिटरेसी होगा तो हमारा जो चीज़ है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और इजीली उसको हम रिकॉर्ड को कीप करके रख सकते हैं। इसके बाद है चेंजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। देखिए, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड समय समय पे हमेशा चेंज होते रहता है, तो आपको अगर जो कंप्लायंस है या फिर रेगुलेशंस है उसको आप कम कर सकते हैं। कंप्लायंस रेगुलेशंस, चूंकि इंडस्ट्री का अगर स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि इसका जो रूल्स है, ठीक है ना, रूल्स जो है वो बदल रहा होगा। और अगर रूल्स बदल रहा होगा तो आपको क्या करना है, तो अवेयर रखना है आपको अपने किसको, तो स्टाफ को। जो नया रूल्स है उससे अवेयर रखना है, और नया रूल से अगर अवेयर रखेंगे तो जो भी स्टाफ अदर जो है सो लोग अगर किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करेगा तो उस कंप्लेन को इजीली टैकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ के बारे में, कोई लॉ के बारे में नया लॉ है और एम्प्लॉय का कोई लॉ है और आपके स्टाफ को अगर पता नहीं, तो हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेन आए तो उसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। तो इससे होगा क्या, तो अगर मान लीजिए वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो लीगल इश्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर हम लोग कंप्लायंस और रेगुलेशंस को शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि रूल्स से अवेयर करवाना होगा हमको, अपने स्टाफ को, हमारे अपने टीम को। अगर हम अपने रूल से नया नया अपग्रेडेड रूल्स से अवेयर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि लीगल इश्यूज कम आएगा। उसके बाद अडेप्टिंग टू मार्केट ट्रेंड्स, हम लोग को मार्केट ट्रेंड्स को अडेप्ट करना होगा। जैसे मार्केट में जो चीज़ चल रहा है तो उस ट्रेंड्स को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल हम ट्रेंड्स को लेकर के चलने के नहीं हम तो ऐसा ही काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो मार्केट में जो ट्रेंड्स है, कुछ बदलाव हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, कोई जो है सो तकनीक पे काम हो रहा होगा, तो इससे हम लोग को कोरिलेट करके और उस तरीके का ट्रेनिंग हमको अपने स्टाफिंग को देना पड़ेगा, अपने स्टाफ्स को देना पड़ेगा। जो हमारी टीम है एक्चुअली में, उस टीम को हमको उस हिसाब से ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिससे वो क्या कर सके, तो अडेप्ट कर सके, अपना सके किसको, तो मार्केट के ट्रेंड्स को। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं स्किल गैप। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने आज से 10 साल पहले 10 ईयर्स, आज से 10 साल पहले हमने 100 लोगों को हायर किया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने इसको हायर किया और ये सारे लोग लेथ मशीन चलाते हैं, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने का लेथ मशीन था, जो मैनुअली ऑपरेटेड है, उस लेथ मशीन को ये सारे लोग ऑपरेट करते हैं। अब आज के डेट में मान लीजिए ये मैनुअल जो लेथ है, मैनुअल लेथ को ऑपरेट करते हैं। अब आज के ज़माने में आ गया आपको सीएनसी लेथ। तो आप बताइए कि अगर सीएनसी लेथ आ गया तो ये मैनुअल चलाने वाले लोग सीएनसी तो मतलब सीख सकते हैं। तो अगर सीख लेंगे तो क्या होगा कि काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्किल्स का गैप हो रहा है, क्योंकि पहले के लोग हैं, आप हायर किए हुए हैं, तो स्किल्स का जो गैप हो रहा है, तो इस सीएनसी लेथ का हम लोग को क्या ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, तो इसका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर अगर ये भी लोग भी जो 100 लोग हैं ये भी सीएनसी लेथ को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्किल्स गैप को हमको कवर करना होगा। तो ट्रेनिंग का ज़रूरत ये भी है कि वो क्या करता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स के माध्यम से हम लोग स्किल गैप्स को कम करते हैं, ठीक है ना। जैसे पुरानी एम्प्लॉय है, नई तकनीक है, अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो स्किल गैप को कम करेगा। ठीक, आइडेंटिफाई वीकनेस, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो स्टाफ है, उस स्टाफ में जो लोग हैं उनको किस चीज़ का, स्किल्स का, या किस तरीके के सॉफ्टवेयर का, या किस तरीके के स्किल्स की ज़रूरत है। तो आइडेंटिफाई वीकनेस में हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कैसा स्किल्स का कमी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई काम मैनुअल हो रहा है, वो अब कंप्यूटर से होगा, या कोई मशीन से हो रहा होगा, या फिर कोई ह्यूमन मशीन इंटरफेस के किसी पैनल से होगा। तो इस गैप को हम लोग को देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो टीम है, उस टीम में, हमारी टीम में किस चीज़ का कमी है, ठीक है ना, किस चीज़ का क्या है
तो लैक है, और अगर जिस चीज़ का लैक है उस लैक को आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। उसके बाद अगर ये करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्रीज करेगा क्या चीज़ को, तो गैप को। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये 100% है और ये मान लीजिए हमारा कोई नया टेक्नोलॉजी है। अगर मान लीजिए हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे तो क्या होगा, ये 100 लोग इसको, इस तकनीक को क्या कर लेंगे, तो लर्न करेंगे। और जब ये लर्न करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए मैनुअल पहले नक्शा बनता था, अब ऑटोकैड से नक्शा बनता है। तो अगर 100 लोग हैं जो मैनुअल ड्राइंग शीट पे नक्शा काटते थे और तकनीक आ गया किसका, तो ऑटोकैड का, सपोज कीजिए, तो इस ऑटोकैड के अगर सॉफ्टवेयर को हम इस 100 लोगों को अगर सीख सकते हैं, सिखला देंगे, तो क्या होगा, ये जो तकनीक का जो गैप है उस गैप का क्या हो गया, तो हम लोग एक क्या बना दिए, तो ब्रिज बना दिए। ब्रिज किए क्या चीज को, तो इस गैप को, इसको जोड़े। ठीक, तो तकनीक, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग नए तकनीक के और एम्प्लॉयज के बीच का जो ब्रिज है उसको कवर कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स फॉर स्किल अपग्रेडेशन। स्किल अपग्रेडेशन के लिए क्यों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जरूरी है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो तीसरा चीज था स्किल गैप। इसके बाद फिर है कैरियर डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इंटरनल मोबिलिटी। कैरियर डेवलपमेंट क्या है, देखिए हर एम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पे ये उसके अंदर चीज होता है। एक तो है कि हाँ ठीक है, आपको कितना रेम्युनेशन मिल रहा है। दूसरा चीज जो है वो क्या है कि उसका सेल्फ ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या स्किल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीख रहा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसके लिए प्रमोटिंग इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी किसको कहते हैं, कि हर एम्प्लॉय को अलग अलग जिम्मेवारी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करवा रहे हैं, तो अगर इंटरनल मोबिलिटी होगा तो उससे क्या होगा, उसको हर एक स्किल्स आएगा। तो अगर हर एक स्किल्स आएगा तो कल के डेट में वो किसी भी एक टीम को लीड कर सकता है। तो इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोटिंग इंटरनल मोबिलिटी मतलब विथ इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या करें, तो रोटेट करें। और इस रोटेशन से क्या होगा कि वो अलग अलग स्किल्स को सीखेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट है। कोई डिपार्टमेंट मान लीजिए सेल्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके बाद सर्विस का है, उसके बाद R&D का है, उसके बाद प्रोडक्शन का है और डिस्पैच का है। तो एक आदमी को अगर हम लोग कुछ कुछ दिन सारे जगह रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको ये सारा जगह पे क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको काम करवाएं। या फिर अगर मान लीजिए हमारा 4 प्लांट है तो हम चारों प्लांट पे कुछ कुछ काम करवाएं, तो उससे क्या होगा कि वो चारों प्लांट के बारे में समझ जाएगा। तो प्रमोटिंग इंटरनल मोबिलिटी। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। आदमी का अगर मान लीजिए ट्रेनिंग हो रहा है तो पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट होगा, मतलब उसका खुद का विकास होगा। खुद का अगर विकास होगा तो वो सोचेगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहें, और इससे जो रिटेंशन का रेट है वो कम होता है, ठीक है ना। रिटेंशन का जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर मान लीजिए पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो पर्सनल डेवलपमेंट से क्या फायदा है कि जो रेट ऑफ रिटेंशन है वो कम होगा, ठीक। तो इतना चीज हम लोग समझे। क्या क्या चीज समझे अभी तक, तो हम लोग 3-4 चीज समझ लिए, 4 चीज समझ लिए हैं। क्या सब है, तो सबसे पहला है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। उसके बाद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज में हम लोगों ने ये समझा कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखना है लोगों के नीड के लिए, तो उसके लिए आपको स्टाफिंग को क्या करना पड़ेगा, तो इनोवेशंस से अपडेट रखना पड़ेगा और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, चेंजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बदल रहा है, जिससे बहुत सारे नियम कानून जो है सो बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें साइबर लॉ ही आ गया, तो अब साइबर लॉ के बारे में आपको अपने स्टाफ्स को, अपने टीम को बताना होगा, अवेयर करना पड़ेगा, जिससे उससे होने वाला जो लीगल इश्यू है वो क्या हो सके, कम हो सके। मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़ना होगा।
इसके बाद स्किल्स गैप को कैसे ब्रिज करें, आपको सबसे पहले अपना वीकनेस को समझना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम है उसके वीकनेस को समझना है और फिर उसको ब्रिज करने के लिए नए स्किल्स के ट्रेनिंग के सेशंस का ऑर्गेनाइज कराना है। इसके बाद फिर है आपको कैरियर डेवलपमेंट, कि कैसे इंटरनल मोबिलिटी के माध्यम से हम लोग कैरियर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट किस तरीके से संभव है। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, अगर मान लीजिए कोई आदमी कहीं भी जॉब कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो अगर जॉब कर रहा है, वहाँ उसको लग रहा है कि उसका कैरियर का जो ग्राफ है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सा बात है उसका जॉब का सेटिस्फेक्शन होगा। और ये कैरियर का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वो अगर अच्छा नया स्किल्स को सीख रहा है, वो एक्सप्लोर अगर कर रहा है, तो उसको क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। और स्किल्स अगर सीख रहा है तो स्किल्स सीखने के लिए क्या जरूरी है, तो स्किल्स सीखने के लिए फिर वही चीज जरूरी है, वो क्या है, तो ट्रेनिंग है, ठीक है ना। तो स्किल्स सीखने के लिए क्या चीज जरूरी है, ट्रेनिंग। तो इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, इससे फायदा ये है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। और ट्रेनिंग के साथ अगर आप स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर वही बात है कि जो रिटेंशन का रेट है, मतलब एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के जाने वाला जो काम है वो कम होगा। और वो अगर कम होगा तो आपके अंदर क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टेबिलिटी होगा, क्या होगा, इससे रिटेंशन कम होगा। और रिटेंशन कम होगा तो इसका मतलब क्या चीज बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ओवरऑल जो एक्सपेंस है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सपेंस जो है वो जो कि आप ह्यूमन रिसोर्स पे एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक्सपेंस कम होगा। उसके बाद इंगेजमेंट बूस्ट, मतलब अगर मान लीजिए ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहेंगे तो लोगों का एंगेजमेंट होगा, और एंगेजमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा टीम बिल्डअप होगा। लोग जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग आप करवाते हैं तो एक अच्छा सेशन रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीम बिल्डअप होता है, और टीम बिल्डअप होने से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन, कि किस तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप उसका स्किल्स अपग्रेड होता है, और हर एम्प्लॉय चाहता है कि हमारे स्किल्स यहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखें, ठीक। इसके बाद है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर मान लीजिए कि स्किल्ड एम्प्लॉय होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो परफॉर्मेंस है और जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उसके वर्क में दिखेगा। तो इन्हेंसिंग, अगर स्किल्स का हम इन्हेंस करते हैं, स्किल को बढ़ावा देते हैं, तो उससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो प्रोडक्टिविटी है दोनों में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। स्किल्स बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा, इफिशिएंसी भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तीनों चीज बढ़ेगा अगर ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे क्या होगा कि स्किल्स को इन्हेंस करते हैं तब परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और जिससे हमारा इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा, ठीक। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, जैसे मान लीजिए कंपेटिटिव एडवांटेज, हम लोग जैसे कोई नया जो है सो अट्रैक्टिंग, मतलब कोई जो लोग सराउंडिंग में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर पता चलता है कि हाँ यहाँ हमको सीखने को मिलता है, तो वो लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मार्केट में ये ट्रेंड हो जाता है कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ कुछ कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, तो उससे नए एम्प्लॉयज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। और रिटेनिंग एम्प्लॉय मतलब जो पुराने हैं उसको बना के रखते हैं। तो अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो मान लीजिए सपोज कीजिए कोई आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर पहले से जो है सो वर्क कर रहा है, कोई 5 ईयर पहले से वर्क कर रहा है, कोई 10 ईयर पहले से वर्क कर रहा है, तो वो जो जितने पुराने लोग होंगे तो वो मार्केट ट्रेंड्स को भी अच्छा समझते हैं, कब अप्स है मार्केट, किस समय डाउन्स पे चलता है मार्केट। उसके बाद इससे कम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। उसका रिड्यूसिंग टर्नओवर, रिड्यूसिंग टर्नओवर का मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेंस, यहाँ रिड्यूसिंग टर्नओवर का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। रिड्यूसिंग टर्नओवर का मतलब ये है कि जो आपका
ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाने का जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो लीव करके जाने का रेट अगर कम होगा तो वो अच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। तो रिड्यूसिंग टर्नओवर का रेट मतलब है कि जो लीव करने का जो रेट है वो कम होगा। ठीक, इसके बाद है टीम डायनामिक्स एंड कोलैबोरेशन। अगर जैसे ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट या किसी तरीके का स्किल्स जब सीखते हैं लोग, तो वैसा ही बिहेव होता है जैसे आप क्लास में बैठते हैं। तो जब क्लास में बैठते हैं तो क्या होता है, दोस्ती होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, कोई लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप जब क्लास में एक साथ बैठते हैं तो क्या होगा, तो जो क्लास फेलो होगा उससे आपका क्या होगा, तो अच्छा बॉन्डिंग होगा। तो अच्छा जब बॉन्डिंग होगा तो इसका मतलब बिल्डिंग कोहेसन, मतलब अच्छा जो है सो टीम बनेगा। उसके बाद क्रॉस ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग कहते हैं आप एक दूसरे को कैसे सिखा रहे हैं। क्रॉस ट्रेनिंग, अब मान लीजिए कोई स्किल्स हम सीखे, कोई स्किल्स आप सीखे, फिर वो स्किल्स आप हमको सिखा दे और हम अपना एक स्किल्स आपको सिखा दें, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस ट्रेनिंग। तो क्रॉस ट्रेनिंग के माध्यम से भी टीम डायनेमिक्स और कोलैबोरेशंस इंक्रीज होता है। तो टीम डायनेमिक्स और कोलैबोरेशंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्डिंग कोहेशन और फिर क्रॉस ट्रेनिंग। कोहेशन मतलब एक साथ काम करेंगे तो एक अच्छा बॉन्डिंग लोगों के बीच में बन जाए, और दूसरा क्रॉस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग टीम डायनेमिक्स और कोलैबोरेशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं फॉस्टरिंग इनोवेशन, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी। अगर मान लीजिए कभी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, तो आप स्किल्स को लर्न करेंगे, और जब किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने ऑटोकैड सीखा, तो हम ऑटोकैड सीखा, हमने अगर ऑटोकैड सीखा है और हम कोई मैकेनिकल की कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें गियर्स का डिज़ाइन बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ नया सोचेंगे डिज़ाइन बनाने का। पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर सोचेंगे कुछ नया डिज़ाइन बनाने का। तो अगर हम स्किल्स सीखें ही नहीं तो फिर नए इनोवेशंस तक पहुंच कहाँ से पाएंगे। तो स्किल्स को सीखने से क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आएगा, और अगर क्रिएटिविटी आएगा तो क्रिएटिविटी किधर को टेंड्स करता है, तो कोई भी क्रिएटिविटी अगर स्किल्स को आप लर्न करते हैं तो स्किल्स को लर्न करेंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगा, तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगा, और क्रिएटिविटी टेंड्स करता है किधर, तो इनोवेशंस की तरफ। क्रिएटिविटी से क्या आएगा, फिर इनोवेशंस आएगा, नए चीज़ों को हम लोग सृजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, हम लोग क्या करें, तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें जिससे कोई ना कोई चीज़ निकल के आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर स्किल्स को हम लोग सीखेंगे तो हम लोग को जैसे प्रॉब्लम्स आ रहा है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का भी ये कैपेबल हो सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे इजिली वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है फीडबैक और असेसमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और गोल अलाइनमेंट। जो भी हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएं वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएं। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेनिंग होता है तो उसका होता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में तीनों में है कोर्स वही, लेकिन क्या है कि पहले फेज में बताया गया, फिर उसके बाद देखा गया कि हाँ ठीक है, कितना उसका असेसमेंट किए कि हाँ कितना पे चल रहा है ये लोग, फिर उसके बाद फेज 2 का ट्रेनिंग दिए, फिर फेज 3 का ट्रेनिंग दिए, और एक निश्चित समय अंतराल पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया कि भाई जितने भी स्टाफ्स हैं, टीम है हमारा, उस टीम्स का हम लोग 1 साल में एक ट्रेनिंग रखेंगे। तो 1 साल में अगर एक ट्रेनिंग रखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर रखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस हमारी टीम में इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि एक बार जिसको आप ट्रेनिंग दे करके भेजे हैं, दूसरी बार अगर वो ट्रेनिंग लेने आएंगे तो क्या करेंगे, आप पहले उसका असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करने के बाद पाएंगे कि भाई क्या तुम सीखे, कहाँ तुम नहीं सीखे, क्या स्किल्स तुमने गेन किया, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग इस सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे, उसके साथ जो है सो उसका असेसमेंट करेंगे। चर्चा करने का मतलब उसका असेसमेंट करेंगे, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा। जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम में, अगर किसी को ट्रेनिंग मिल रहा है तो जाहिर सा बात है वो ट्रेनिंग कैसा होगा, गोल अलाइनमेंट। किसका गोल, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके अलाइन में ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल की गियर बनाने की कंपनी है और उसको अगर हम मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर सिखाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो गोल अलाइनमेंट मतलब कि हमको जो ज़रूरी है वही चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। तो फीडबैक एंड असेसमेंट का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका एक्सेस करना,
एसेस करना और फिर गोल अलाइनमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेनिंग में ही देख लिया जाता है कि भाई अगर ये जिम्मेवारी वास्तव में अगर किसको देना है और उसको अगर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ का आकलन ट्रेनिंग में ही कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक कोई प्रोडक्शन है यूनिट है और प्रोडक्शन यूनिट में हमने 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया। कल के डेट में फिर हमको एक सुपरवाइजर बनाना है, तो फिर उस ट्रेनिंग के समय में ही ट्रेनर से अगर आप फीडबैक लेंगे तो वो बता देगा कि कौन सबसे अच्छा से सीख रहा है या कौन इस सब को सुपरवाइज कर सकता है। तो सक्सेशन जो प्लानिंग है यानी प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स, ट्रेनिंग के दौरान ही फ्यूचर लीडर्स उसमें से चुन लिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट का आपको सक्सेशन पता करना है या फिर जो है सो रिप्लेसमेंट रखना है या फिर नए डिपार्टमेंट को रन करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो आप ट्रेनिंग से उसको आसानी से एक्सेस करके निकाल सकते हो। तो सक्सेशन प्लानिंग या प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लीडर्स, ठीक। उसके बाद है नॉलेज ट्रांसफ़र। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई स्किल्स है और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं और हर यूनिट में 10 यूनिट है और 10 यूनिट में कितने कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 5 लोगों को बुला करके ट्रेनिंग कर देंगे तो टोटल कितने लोग आएंगे, 10 पंचे 50 लोग को आसानी से ट्रेनिंग दिए। और ये 5 लोग जा करके क्या करें, तो इस फिर 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दें, मतलब 1000 टोटल लोग हैं, इसमें से 100 हर यूनिट में है। एक यूनिट से हम लोगों ने 5 को बुलाया और ये 5 जाके फिर किसको ट्रेन कर देंगे, 100 को ट्रेन कर देंगे। तो नॉलेज का ट्रांसफ़र भी ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग करवा सकते हैं कि कोई स्किल्स है, आप किसी 10 प्लांट के लोगों को, पूरे लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, हर प्लांट से 2 4 5 लोग बुला लिए, फिर उसको बता दिए, वो जाएंगे अपने प्लांट्स पे। कोई भी स्किल्स है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मशीन है, कोई मशीन का क्या बोलते हैं यूज़ है, ये सारा चीज़ कोई भी स्किल्स हो सकता है, तो उस स्किल्स को वो क्या कर सकते हैं, तो दूसरे को बता सकते हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग नॉलेज ट्रांसफ़र करने का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं लास्ट में कि इस सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करें तो क्या है कि इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है तो इज नॉट जस्ट अ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज के बेनिफिट का नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो उतना ही ज़रूरत है। एमिंग टू थ्राइव ए कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उसको बनाए रखने के लिए बाय प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स अपग्रेडेशंस कंपनी कैन इनहेंस देयर वर्कफोर्स। कंपनी क्या कर सकता है, अपने वर्कफोर्स को इनहेंस कर सकता है, उसके कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है और क्या कर सकता है, तो एक भविष्य का फॉर्चर ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इनोवेशन, एक जो है सो कंटिन्यूअस लर्निंग और इनोवेशंस वाला ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट जो है सिर्फ एम्प्लॉयज़ का नहीं है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज़ का इम्प्रूवमेंट होता है बल्कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इस कम्पिटिटिव मार्केट में बनाए रखने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में नए इनोवेशंस को जगह देने के लिए, उसके एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है, ये सारा चीज़ ट्रेनिंग से क्या होता है, तो इम्प्रूव होता है। तो ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयज़ का आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो निश्चित रूप से वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा आपका रन करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग की सतत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।